नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि ये न्यूज आ रही थी कि कश्मीर का इशू बहुत बार डिस्कस किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में। नाउ ये तो था टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक बहुत ही बड़ा इशू इसके बाद आना बाकी था। कुछ पाकिस्तान ओरिजिन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके में, उन्होंने कोशिश ये करी कि एक पूरा रेजोल्यूशन पास करवा देते हैं भारत के अगेंस्ट, जहां पर भारत की कड़ी निंदा करनी पड़ेगी यूके की सरकार को। ये रेजोल्यूशन लकीली फेल हो गया है, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ है। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है कश्मीर मोशन कंडेमिंग इंडिया, इंडिया की आलोचना करने वाला कश्मीर मोशन जो था ये फेल कर गया है। और अब लेबर पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी इसको भी डिबेट नहीं किया जाएगा। तो मतलब कि आने वाले कई सालों तक जो यूके से कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये कश्मीर का इशू रेस कर रही थी, ये बात अब खत्म हो चुकी है। ये कश्मीर का इशू अब रेस नहीं करेंगे पाकिस्तान ओरिजिन के एमपीज के बिहाफ पर। नाउ डिस्कस करेंगे यहां पर हुआ क्या है, रिसेंटली डिबेट्स में क्या बात हुई, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। इनमें से किस देश को कहा जाता है एमरल्ड आइल? जो ये वर्ड है ना ISL, इसको आइसल नहीं कहेंगे हम, ये इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एमरल्ड आइल। तो ये किसको कहा जाता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख पाओगे ये है यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट, ये यहाँ पे है बिग बेन और ये यहाँ पे है यूके का पार्लियामेंट। नाउ यूके के पार्लियामेंट में आप अगर देखोगे तो आपको मिलेंगे दो हाउसेस, जिस तरीके से हमारे देश में है लोकसभा मतलब के लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, उसी तरीके से यूके में जो इनका लोकसभा है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये है इनका अपर हाउस। नाउ अगर हम बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स की तो वहां पर रिसेंटली कश्मीर के इशू पर डिबेट हुई थी। यहां पे आपको समझना होगा कि यूके में ऐसा नहीं है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि चलो डिबेट करो कश्मीर इशू को लेकर, नहीं। यूके में आपको मिलेंगी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। जो टॉप इनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे फेमस ये आपके सामने है कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल डेमोक्रेट्स। अब बाकी वैसे मैं आपको बताऊं साइज के हिसाब से अगर मैं बात करूं एमपीज के हिसाब से तो कंजर्वेटिव और लेबर ये सबसे टॉप की पार्टीज है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही छोटे लेवल की है, केंद्र में सरकार वो बना नहीं पाती। और अभी के लिए यूके में जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं बोरिस जॉनसन, ये बिलोंग करते हैं यूके की कंजर्वेटिव पार्टी को। और पिछले कई सालों में आप अगर देखो तो यूके में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीर का इशू बार बार उठाया है, इंडिया की आलोचना बार बार करी है, तो वो है यूके की लेबर पार्टी। ये एक बहुत ही ज्यादा लेफ्ट विंग पार्टी है यूके में। और लेबर पार्टी में कोइंसिडेंटली आपको मिलेंगे बहुत सारे पाकिस्तान ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यूके का पार्लियामेंट आप अगर देखोगे तो वहां पे इंडियन ओरिजिन के आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे, अफ्रीकन ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे आपको वहां पर। और सिमिलरली कई पाकिस्तानी भी हैं जो यूके चले गए थे, उनके जो बच्चे हैं बाद में पॉलिटिक्स में गए और बाद में जाकर एमपी बन गए। तो लेबर पार्टी के अंडर यूके में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने। ग्रुप का नाम है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब कहने को ऑल पार्टी ग्रुप है मगर इस ग्रुप में जो डोमिनेंस है वो आपको दिखेगी लेबर पार्टी की। इन लोगों ने अचानक से कश्मीर के इशू को लेकर रिसेंटली करवा दिया एक डिबेट। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ये सारा डिबेट आर्टिकल 370 के इशू को लेकर ही हो रहा होगा? तो हाँ, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 370 का इशू है। नाउ अब आप पूछोगे वो हटे हुए तो अब इतने साल हो गए, 2019 में हटाया था, अब 2021 खत्म होने को आ रहा है, अब क्यों डिबेट करेंगे? देखो इन्होंने एक डिबेट किया था 2019 में, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर इनका एक और डिबेट कश्मीर इशू पर प्लान था 2020 में, ये डिबेट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो जो डिले हो गया था ना, अब उसको कवर अप कर रहे हैं। अब इन्होंने रिसेंटली ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर इशू को लेकर एक डिबेट कर दिया यूके के पार्लियामेंट में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आ गए, डिबेट हो रहा है, इसको लेकर हम क्या सोचते हैं। कुछ ही यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे, कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के थे जो यूके की आप कह लीजिए राइट विंग पार्टी है, और कुछ यहाँ पर एमपी थे लेबर पार्टी के। एक तरफ हमने देखा कि लेबर पार्टी के एमपी भारत की आलोचना कर रहे थे, मगर जो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी है ये भारत के समर्थन में भी आ गए और इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि आर्टिकल 370 का हटना क्यों इंपॉर्टेंट था और इससे ओवरऑल इन दी एंड कश्मीर को बेनिफिट कैसे होगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन की, जिन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह समझाया कि अगर इंडियन आर्मी कश्मीर में ना होती तो कश्मीर का हाल भी अफगानिस्तान जैसा हो जाता। मैं चाहता हूँ इनकी जो वीडियो है फ्रॉम द यूके पार्लियामेंट डिबेट, ये आप देखें। Until the application of Article 370, no such protection was provided to women in Kashmir. Under Indian law, Muslim women are protected
against the triple talaq, i.e. a man saying, I divorce you, I divorce you, I divorce you 3 times, and that's the end. No protection for women. And of course, now that Article 370 has been abrogated, they now have that protection. Under Indian law, it's illegal for children under the age of 14 to be married. Prior to abrogation of Article 370, women under the age of 14 could be married. And of course, under Article 35A, the Hindu Kashmiri Pandit population were expelled at the point of a gun by Islamist forces. Now they have the potential to return. And equally, local government has been restored to Jammu and Kashmir under the position of revoking Article 370. तो यहाँ पर आपने देखा यूके के लोअर हाउस में जो इनका हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पे डिबेट हो रहा था और बॉब ब्लैकमैन ने यहाँ पर यह तर्क दिया कि देखो आप विरोध कर रहे हो कि आर्टिकल 370 क्यों हटा, आप ये भी तो देखो कि इससे इम्प्रूवमेंट क्या आई है। अगर यूके जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स की कदर करता है तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि विमेन राइट्स की काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई है कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटा है, क्योंकि रिसेंटली आपको बताया होगा जो ट्रिपल तलाक कानून है उसके अगेंस्ट लॉ पास हुआ है। अब पहले आप अगर देखो तो आर्टिकल 370 के अंडर कश्मीर का एक खुद का संविधान था, तो अगर मान लो आर्टिकल 370 आज भी कश्मीर में होता तो ट्रिपल तलाक का लॉ ये कश्मीर में लागू ना होता है। तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि और तरीके से भी आप अगर देखो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से फ्रॉम अ ब्रॉड एंगल तो काफ़ी फ्रीडम भी आई है कश्मीर में। But just imagine, we've seen what's happened in Afghanistan. If the troops were withdrawn, if we had a position whereby the protections were not there, the plight of Jammu and Kashmir would be the same as Afghanistan, with Islamist forces coming in and eliminating democracy in the area. It is only the Indian army and the sound footing of the Indian military democracy that has stopped the region of Jammu and Kashmir, short of resembling the Taliban-occupied Afghanistan. It only makes sense for them to do so because the region is legally and rightfully an integral part of the Republic of India. And the world must come to this. Now, for the colleagues otherwise, I think you must recognise reality. तो यहाँ पे आपने सुना कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय सेना कश्मीर में ना होती तो रिसेंटली जो अफगानिस्तान में हुआ है पॉसिबिलिटी थी कि वो कश्मीर में भी हो जाता। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है यहाँ पर ये ना। एक तरफ ऑब्वियसली कंजर्वेटिव पार्टी भारत के डिफेंस में आई, मगर जो लेबर पार्टी है जो अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी, अगर हम बात करें सिर्फ मेंबर्स की तो लेबर पार्टी में आज के समय ज़्यादा मेंबर्स हैं कंपेयर टू कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा है, मगर वैसे लाखों की जो आप कह लीजिए पार्टी वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी काफ़ी स्ट्रांग थी। नाउ जो पाकिस्तान ओरिजिन के एमपीज है इन्होंने अगली कोशिश यहाँ पर यह करी कि क्यों ना जो ये लेबर पार्टी है ना उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का इशू रेस करते हैं और लेबर पार्टी के जो चीफ हैं उनको ये कहते हैं कि एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करवाओ भारत के अगेंस्ट। इस रेजोल्यूशन में बहुत ही कड़ी बातें लिखी थी जिससे एक बार को भारत और यूके के रिलेशंस भी खराब हो जाते। नाउ इस रेजोल्यूशन में ये लिखा था कि कल को जो लेबर पार्टी है अगर ये पावर में आती है तो ये यूके की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग कश्मीर इसको चेंज कर देगी। यूके ऑफिशियली यहाँ पर कहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है यहाँ पर कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर वहाँ पर यूके भी मीडिएट करेगा। उसके अलावा ये लोग भारत की ओपनली आलोचना करेंगे। फिर यहाँ पर यही बात लिखी थी कि इंडिया पर ये लोग प्रेशर डालेंगे कि यूएन रेजोल्यूशन के अंडर एक प्लेबसाइड करवाओ। यहाँ पर कुछ बातें ये भी हिंट करती है कि उसमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करना पड़े, सीधा जो कश्मीर का पार्ट ऑफ इंडिया के पास है उसी में ये लोग वोटिंग की बात कर रहे थे। और फिर यहाँ पर बात लिखी गई आर्टिकल 35A के बारे में भी और आर्टिकल 370 के बारे में कि आलोचना करो इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो कि दोनों रेजोल्यूशंस वापस लेके आओ। अब देखो जो लेबर पार्टी है ना उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल इनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है दुनिया भर में। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि आगे जाकर कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको हम उठाएंगे। फॉरेन पॉलिसी में कौन सा मुद्दा हम उठाएंगे, डोमेस्टिक पॉलिसी में कौन सा मुद्दा उठाएंगे, टैक्स को लेकर कौन सा मुद्दा उठाएंगे। तो उसी को लेकर लेबर पार्टी के जो लोग हैं जो इनके कार्यकर्ता है उनके बीच में डिसीजन होना था ना। बहुत से टॉपिक्स थे, करीब 50 टॉपिक्स यहाँ पर लिस्ट किए गए कि टैक्स कम करवाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल्स को इंप्रूव करेंगे, सड़कें इंप्रूव करेंगे, वेरियस टॉपिक्स थे। उनमें यहाँ पर पाकिस्तान ओरिजिन के जो एमपीज हैं उन्होंने ये भी डाल दिया कि जो ये कश्मीर का जो रेजोल्यूशन है ना ये भी हम पास करवा देंगे पावर में आते ही। अब इंटरेस्टिंग बात देखो कि लेबर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी ओरिजिन के एमपीज के इस प्रस्ताव के लिए ज़रा वोट नहीं किया। मैक्सिमम सिर्फ 20,400 के आसपास वोट मिले लाखों वोट्स में से।
करीब यहाँ पर 4-5 लाख लोग वोट करते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर कार्यकर्ता काम करते हैं लेबर पार्टी के। तो सबसे ज़्यादा कम वोट यहाँ पर मिले हैं कश्मीर के इशू को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो एवरेज सिटीजन्स हैं, एवरेज जो छोटे लेवल का भी जो पॉलिटिशियन है यूके में, वो भी कश्मीर के इशू को लेकर एंटी इंडिया नहीं है। इवन विद इन लेबर पार्टी बस कुछ पाकिस्तान ओरिजिन के एमपीज हैं जो बार बार कश्मीर का इशू रेस कर रहे हैं विद इन यूके। जो रिसेंटली डिबेट्स हुई हैं यूके में, उसको देखकर यह अज्यूम मत कर लेना कि यूके यहाँ पर भारत के अगेंस्ट हो गया है और ये डिबेट करवा रही है अगेंस्ट इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बात को प्रॉपरली समझोगे तभी आप माइंड में प्रॉपर क्लैरिटी ला पाओगे ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एमरल्ड आइल इनमें से किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड का जो पूरा टापू है, जहां पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है, दोनों को कहा जाता है द एमरल्ड आइल। क्योंकि आप अगर देखो इस पूरे रीजन में ना, आयरलैंड में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखता है दूर से, तो इसलिए इसको कहा जाता है एमरल्ड आइल। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप खरीद सकते हैं unacademy.com पे जाकर वेरियस एग्जाम कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपेयर कर रहे हैं मान लीजिए फॉर बैंक एग्जाम्स, सिंपली क्लिक ऑन बैंक एग्जाम्स और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे 24 महीने का जो कोर्स है ना, कि 2 साल तक आपको आराम से तैयारी करनी है, आपको कोर्स परचेज करना है, तो पर मंथ आपको यहाँ पर पे करने होंगे 276 रुपीज़ ओनली। मगर ये प्राइस भी पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। सिर्फ 250 रुपये में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर बैंक एग्जाम्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।